वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो आज का टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी जानते हैं कि संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे कोई राज्य अपने लिए चुनता है, और राज्य का यह जीवन मार्ग जो है उसकी परिस्थितियां हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, यह संविधान उसके अनुरूप ही बनाया जाता है। प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में भिन्न होने के कारण या अलग होने के कारण उसका अपना संविधान कुछ अपनी निजी विशेषताएं रखता है। इसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यद्यपि हमारे संविधान में जो भी संविधान के अंदर शामिल किए गए हैं जो बातें, वो सभी हमारे अपने मौलिक नहीं हैं। हमने भी उसे अन्य संविधानों से ग्रहण किया है, लेकिन उन्हीं विशेषताओं को हमने ग्रहण किया है, उन्हीं बातों को हमने ग्रहण किया है जो कि हमें लगा कि ये हमारी समय, काल और परिस्थिति के अनुरूप सही होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं हम कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि हमारा जो संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो है लोगों की जो है कहीं ना कहीं इच्छा या स्वीकृति छुपी हुई है। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है और यह भारतीय जनता के द्वारा निर्मित संविधान है। इस संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है, और ये बात हमने जब देखी थी उद्देशिका या यूं कहें कि प्रस्तावना की चर्चा करते हैं तो उसके अंत में आती भी है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग, और अंत में कहते हैं कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा के अंदर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यह संविधान जो है कहीं ना कहीं अंतिम रूप से जनता को यह शक्ति देता है, उसके द्वारा ही निर्मित है। तो इसका मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी लोगों की जो है इच्छा इसमें शामिल है, और अंतिम जो प्रभुसत्ता है वो लोगों के ही हाथ में है। इसी तरह इसकी जो दूसरा विशेषता है महत्वपूर्ण, वो ये है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित है, निर्मित है और विश्व के अंदर सबसे अधिक व्यापक संविधान है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत के संविधान का जो निर्माण है एक विशेष समय पर और विशेष संविधान सभा जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके द्वारा किया गया था, और इस संविधान की अधिकांश जो बातें हैं वो लिखित रूप में हैं। जैसे हम ब्रिटिश संविधान देखते हैं उसे अलिखित संविधान कहा जाता है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अमेरिकी संविधान भी एक लिखित संविधान है, निर्मित है, लेकिन वो इतना व्यापक नहीं है। किंतु हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात को समझा कि हमारा जो राष्ट्र है वो इतना अधिक शिक्षित नहीं है और न ही हमारे पास कोई लंबा चौड़ा अनुभव है। इसको देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने उचित समझा कि हम जिन भी चीज़ों को स्वीकार करें उन्हें स्पष्ट है और व्याख्या से लिख देवें, ताकि आने वाले समय के अंदर जो जनता को किसी प्रकार से इस संविधान को समझने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए इसे निर्मित और लिखित कहा गया है, और सर्वाधिक व्यापक इसलिए कहा गया है क्योंकि अन्य जो संविधान है विश्व के वो इतने विस्तृत पूर्वक या इतने विस्तार से लिखे नहीं गए हैं। अमेरिका के संविधान की बात करें तो वो लिखा गया है लेकिन बड़ा संक्षिप्त है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, और ये सत्य भी है क्योंकि भारत के संविधान के अंदर जो है जिस समय निर्मित हुआ उस समय 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां उसमें शामिल थी। जबकि अमेरिका के संविधान को देखते हैं तो वहाँ जो है प्रारंभ में अनुच्छेदों की जो संख्या है केवल 7 थी। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153। तो इस तरीके से जो है अन्य राष्ट्रों की तुलना में हमारा संविधान जो है वो व्यापक है। अब ये बात सही है कि व्यापक होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस नवीन शासन व्यवस्था के अंदर
हमारी जो है जितना बड़ा क्षेत्रफल है, जितनी अधिक विविधता है, जितनी अधिक जनसंख्या है और उस जनसंख्या की शिक्षा का जो स्तर है उसको देखते हुए और नवीन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को देखते हुए इस बात को ये ज़रूरी था कि ऐसा किया जाए। संविधान की व्यापकता के अनेक कारण हैं, जैसे कि भारतीय संविधान अपने आप में संघात्मक है, हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो इसलिए संघ और राज्यों के बीच संबंधों का जो है संविधान में बहुत ज़्यादा व्यापक वर्णन किया गया है। इसके अलावा संविधान में न केवल केंद्र के जो प्रशासनिक ढांचे का वर्णन किया गया है, बल्कि इकाइयों के भी प्रशासनिक ढांचे का वर्णन इसमें शामिल है। इसी तरह संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने प्रतिबंध, जो प्रतिबंध है, बाउंडेशंस है, उनकी भी व्यवस्था के कारण संविधान के अंदर जो है उसके आकार में वृद्धि हो गई है। यानी न केवल मौलिक अधिकार बताए हैं, बल्कि उनके ऊपर जो कुछ प्रतिबंध हैं उन सहित उनकी व्याख्या की गई है। इसी तरह संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं और आंग्ल भारतीय और SC/STs जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित विशेष वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करना जरूरी समझा था और इस कारण से जो है संविधान के 16 भाग के अंदर उनके हितों की रक्षा के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी भी जो है व्याख्या की गई है। साथ ही नवजात जो प्रजातंत्र के लिए संकट के रूप में उत्पन्न होने वाली जो जो परिस्थितियां हो सकती हैं उनका सामना करने के लिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने 18वें भाग के अंदर जो संकटकालीन प्रावधान किए हैं उनसे संबंधित 9 अनुच्छेदों को भी उन्होंने स्थान दिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रारंभ में सेंटर स्टेट रिलेशंस, उनके सेंटर स्टेट के प्रशासनिक ढांचे, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और विशेष प्रावधान, संकटकालीन जो प्रावधान और साथ ही संविधान की व्यापकता का सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारतीय संविधान में न केवल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, वरन हम देखते हैं प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तार से जो है स्पष्ट रूप से जो है वर्णन किया गया है। तो इन सब कारणों से जो है हमारा संविधान काफ़ी व्यापक बन पड़ा है। कुछ लोग इस आधार पर संविधान की आलोचना भी कर सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा व्यापक कर दिया गया है, लेकिन हमारे एक संविधान के विद्वान हरिविष्णु कामत ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है उसकी संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि संपूर्ण जो राष्ट्र है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार अब नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए वो किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। और भारत के संविधान में किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया। इस तरीके से हमारा राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से अपने स्तर पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य से मतलब है कि भारत अब एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित होगी, न कि किसी व्यक्ति में या संस्था में। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा और जो जनता के स्वामी न होकर उनके सेवक की तरह उनका कार्य करेंगे। इस तरीके से हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। और इस वाक्य के अंदर जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसका मतलब भारत एक गणराज्य है। गणराज्य से तात्पर्य है कि जैसे ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक स्टेट हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है। जैसे हम ब्रिटेन में देखते हैं कि वहाँ सम्राट या सम्राज्ञी जो है वहाँ के प्रमुख होते हैं, उनके प्रधान माने जाते हैं। जैसे वहाँ ब्रिटेन के अंदर जो है जो मुकुट है उसको सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन भारत अपने आप में एक डेमोक्रेटिक स्टेट होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। और भारतीय राज्य का गणराज्यात्मक जो स्वरूप है इससे स्पष्ट होता है कि भारत का सर्वोच्च जो अधिकारी है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं वो कोई वंशानुगत राजा नहीं होता, बल्कि चाहे उसे अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाए, लेकिन भारत में जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। इसलिए हमें गणराज्य भी कहा गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता या लक्षण है समाजवादी राज्य होना। यानी हमारा जो राज्य है
वो समाजवादी है। संविधान सभा के अंदर इस बात को लेकर के जो है पर्याप्त वाद विवाद हुआ, बहस हुई कि भारत के द्वारा समाजवाद के या समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए या न किया जाए, यानी हम समाजवाद को स्वीकार करें या न करें। अंत में ये माना गया कि किसी एक विशेष दर्शन को या विचारधारा को स्वीकार करने से जो है किसी तरह के नए विवाद पैदा होंगे, इसलिए इस बात पर जो है सभी भारतीय लगभग सहमत रहे हैं कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग उपयुक्त हो सकता है। बावजूद इसके संविधान सभा ने इसको उस समय स्वीकार नहीं किया और इस सामान्य भावना को बाद में स्वीकार करते हुए कुछ समय बाद 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर भारत को जो है समाजवादी राज्य घोषित किया गया और ये शब्द बाद में जोड़ा गया। शुरुआत के अंदर ऐसा इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि संविधान वेता यह नहीं चाहते थे कि हम किसी विचारधारा विशेष के साथ जाएं या उसके साथ टिकें, लेकिन समय परिस्थितियों में स्वयं ये महसूस किया जाने लगा कि हम जो है जिस तरह की हमारी परिस्थितियां हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमारा शिक्षा का स्तर है, हमारा जो है वो पूंजी की दृष्टि से या संपन्नता की दृष्टि से हमारा जो लेवल है, हम पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जा सकते और सामान्य जनता के हित में समाजवाद ही हमारे लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। ऐसी स्थिति में हमने जो है बाद में जाकर के समाजवाद को स्वीकार किया और उसे अपनी प्रस्तावना में भी स्थान दिया। वस्तुतः प्रस्तावना के अंदर भारत को समाजवादी राज्य घोषित करने से वस्तुस्थिति के अंदर हम देखें नहीं विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि एक तो ये बात है कि प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है, यानी उसके लिए हम वाद नहीं कर सकते, और समाजवाद शब्द अपने आप में बहुत अधिक अस्पष्ट भी है कि हम उसको किस लेवल तक माने, क्योंकि जो कम्युनिस्ट हैं